अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि उसने भारत इंडिया के S-400 मिज़ल सिस्टम जो है उसको हिट किया है, और उसके बाद इंडिया में तो एक लंबी खामोशी रही। और उसके बाद हमने देखा कि कल मोदी साहब एक जगह गए, वहाँ जाके उन्होंने फ़ौजियों से, जवानों से बातचीत की, और जवानों से बातचीत करने के बाद उन्होंने कुछ तस्वीर खिंचवाईं। बज़ाहिर तो ये तस्वीर आपको बड़ी आम सी तस्वीर लगती हैं, लेकिन इनमें से एक ख़ास तस्वीर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस तस्वीर को बाज़ाब्ता इसलिए दिखाया गया है ताकि इसके बैकग्राउंड में ये जो आप पाइप्स नुमा चीज़ें देख रहे हैं ये S-400 है, बल्कि S-400 इसको बताया जा रहा है। और इंडिया के मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स जो गोदी मीडिया न्यूज़पेपर हैं वो पाकिस्तान को एक मुज़हिका खेज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ भाई, तुमने तो कहा था कि S-400 पे हमने हिट किया है। कहाँ हिट किया है S-400? तो यहाँ पीछे मोदी जी के खड़ा है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते, तो इसलिए हम इसके बारे में आज आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे कि S-400 होता क्या है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जब हमला करता है ना दुश्मन आपकी सरजमीन में, हवा से रॉकेट्स वगैरह जब भेजता है, तो उन रॉकेट्स को टैकल करने के लिए, उनसे डील करने के लिए ये सिस्टम होता है जो एक वक्त में कई मुख्तलिफ रॉकेट्स को डील कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये फायर बैक भी कर सकता है, ये दुश्मन पे रॉकेट्स फेंक भी सकता है, और दुश्मन के रॉकेट बहुत दूर हो ये डिटेक्ट कर सकता है। इस S-400 सिस्टम के बारे में ऐसी क्या ख़ास बात है? अव्वल तो ये कि ये रशियन टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात ये कि ये मोबिल है, ये इधर से उधर मूव किया जा सकता है। तो इंडिया के पास एक नहीं बल्कि 5 के करीब या 6 के करीब, 5 के करीब मेरे ख्याल से रशिया से ये इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लिए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे तैनात किए हैं। ये भी हो सकता है कि इस दौरान इंडिया ने इसी S-400 सिस्टम का कोई और यूनिट कहीं और से यहाँ ला के लगा दिया हो, ये भी हो सकता है। और जहाँ तक पाकिस्तान ने कहा है कि हमने S-400 यूनिट को हिट किया, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। S-400 यूनिट जो है ना, खुद वो एक कंपोनेंट नहीं होता, एक जुज नहीं होता इसमें, इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं और सब जुदा होते हैं, ऐसे मिले हुए नहीं होते। कोई एक मशीन नहीं होती, कई मशीनें होती हैं जो मिल के काम करती हैं। तो पाकिस्तान ने इसके किस कंपोनेंट को हिट किया वो तो इंडिया ने नहीं बताया। इंडिया ने वो कंपोनेंट ला के खड़ा कर दिया जो सबसे ऊंचा था, जो पाइप नुमा था, जो इनका एक्चुअल मिज़ल लॉन्चिंग सिस्टम जो होता है वो ला के खड़ा कर दिया। हो सकता है पाकिस्तान ने बाकी किसी कंपोनेंट को हिट किया हो, क्योंकि इनके पस मंज़र में एक मिग खड़ा हुआ है, रफ़ेल नहीं खड़ा हुआ। रफ़ेल ला के खड़ा करते ना मोदी साहब, आपने इतना पैसा लगाया रफ़ेल पे, 36 रफ़ेल लिए हैं, 3 उड़े हैं, 33 तो अभी भी आपके मुल्क में हैं। वो रफ़ेल ला के खड़ा करते, लेकिन नहीं, मोदी जी ने मिग ला के खड़ा किया। और इनके कई कंपोनेंट्स में से एक सिर्फ लॉन्चिंग कंपोनेंट पीछे ला के खड़ा कर दिया। एक्चुअली इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं और इनमें से एक कंपोनेंट के फिर सब कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है मिज़ल लॉन्चर, ये जो पीछे खड़ा है मोदी जी के, ये मिज़ल लॉन्चर होता है, लॉन्च करता है मिज़ल्स को। इसी तरह एक साथ ही इसके बख्तरबंद गाड़ी नुमा एक कमरा सा होता है, वो उसको आप कहते हैं कमांड सेंटर। वहाँ से आप कंट्रोल करते हैं पूरा सिस्टम, ये सारे कंपोनेंट्स उस कमांड सेंटर से कंट्रोल किए जाते हैं कि कहाँ हमारी फ़िज़ा में दुश्मन का मिसाइल दाखिल हो गया या कौन सा टारगेट है जिसको अब हमने हिट करना है। अच्छा, इसी तरह जो है इसके अंदर एक पावरफुल रेडार का सिस्टम होता है। वो जो पावरफुल रेडार का सिस्टम होता है वो खुद कई कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। अच्छा, ईच स्क्वाड्रन जो होता है ना उसके अंदर 2 बैटरीज होती हैं और हर एक के अंदर 6 लॉन्चर होते हैं। एक रेडार का यूनिट होता है और एक कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक होगी? तो ये ईच स्क्वाड्रन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं आपको इंडिविजुअली इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये जो मिज़ल लॉन्चर है ये गाड़ी नुमा होता है। ये मिज़ल को जो है ये एरियल तौर पे जो है ना टारगेट्स वगैरह करने के लिए ये मिज़ल इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसी तरह इसका जो रेडार सिस्टम है S-400 का, उसके अंदर भी एक नहीं कई रेडार्स मौजूद होते हैं। एक इसमें होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडार्स
जिसके अंदर एक रडार का सिस्टम डिटेक्ट करने में मदद करता है, एक रडार का सिस्टम ट्रैक करने में मदद करता है, और इसी तरह एक रडार का सिस्टम जो टारगेट है उनको इंगेज करता है। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर जो है लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार्स होते हैं, इसी तरह इसमें एंगेजमेंट रडार्स होते हैं, और फिर लो ऑल्टीट्यूड रडार्स होते हैं। लो ऑल्टीट्यूड रडार्स क्यों चाहिए भाई? अगर आपने प्लेन्स को हिट करना है, रॉकेट्स को हिट करना है, या किसी और ऐसी चीज़ को, वो तो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे हिट रन होता है। ये जो लो ऑल्टीट्यूड रडार्स हैं, ये ड्रोन्स वगैरह को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसका मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं इसके रडार के, ठीक होगी बात। अच्छा, जो कमांड सेंटर है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ दिस होल टेक्नोलॉजी। ये कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है और कंट्रोल भी करता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जो S-400 सिस्टम बनाते हैं। और इसका जो S-400 का जो स्क्वाड्रन है, जिसको मैंने आपको बताया, इसके अंदर 2 बैटरीज होती हैं which are basically considered the operational unit of the system। तो ये जो सिस्टम है ये कई कंपोनेंट्स पे बेस्ड होता है। इसका एक कंपोनेंट मोदी जी ने पीछे लाके खड़ा कर दिया ये बताने के लिए। अब हमें ये भी नहीं पता कि ये कंपोनेंट वही है जो यहाँ पे ओरिजिनली तैनात था, या ये उन बाकी जो बच गए हैं पीछे 5 या 4 जितने, उनमें से कोई एक ला के खड़ा किया गया है। ये भी हो सकता है कि मोदी जी ने वो कंपोनेंट ला के खड़ा किया है जो हिट नहीं हुआ, और बाकी कंपोनेंट जो हिट हुए हैं वो खड़े नहीं किए गए। ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी, आपकी मालूमात, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बात बता रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इतनी तफसील में, इतनी डिटेल में आपको गोदी मीडिया इसके बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि ये तो वही ज़बान बोलेगा जो आपको RSS BJP बोलता नज़र आएगा। अच्छा, इसी तरह अब हिंदुस्तान में देखें ना, जब कहीं पे कोई फतह होती है तो वो फतह राइट अवे मनाई जाती है। फतह राइट अवे मनाई जाती है, खुशी राइट अवे मनाई जाती है। किसी के यहाँ को खुशी होना तो वो उसको कोई आप कप जीत लें, कोई आप के यहाँ कोई खुशी हो जाए, आप राइट अवे मनाते। 3 दिन के बाद आप 11 दिन की खुशियाँ मनाना नहीं शुरू करते, जैसा कि हिंदुस्तान में एक अजीब सी रस्म देखी जा रही है। भाई तीसरे दिन से तो भाई सोयम शुरू होता है, फौदगी के तीसरा दिन सोयम शुरू होता है, तीसरे दिन से सेलिब्रेशंस नहीं मनाई जाती। एक अजीब चीज़ सामने आ रही है। अच्छा, बाज़ लोग, बाज़ तज्जिया निगार, बाज़ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी टाइम बाय कर रहे हैं। मोदी जी जो है, ये जो इतनी नेगेटिविटी पैदा हो गई है ना हिंदुस्तान में, इसको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आपस में ही एक ऐसी मुठभेड़ शुरू हो गई है कि इतने बड़े बड़े दावे और किया कराया कुछ नहीं। अच्छा, फिर साथ साथ मोदी जी के अजीबो गरीब से बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने हम पे हमला ही कर दिया, यानी हम मारें तो ठीक है, तुम पलट के क्यों वार किया। एक अजीब सी बात है ना। अब आपको मोहल्ले में कोई थप्पड़ मार दे, आप उसको एक क्या 10 थप्पड़ जड़ दोगे, लेकिन अगर आप ये कहो कि भाई हमने थप्पड़ मारा, उन्होंने हमें पलट के क्यों मारा, तो लोग कहेंगे भाई आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं मालूम होता। तो बहरहाल यही हाल मोदी जी का भी हुआ है। जब आप किसी के मुल्क में घुसोगे और उसके शहरियों को टारगेट करोगे तो वो डेफिनेटली अपना डिफेंस तो करेगा। तो जब उसने अपना डिफेंस किया, फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फ्री हो गए तो उसने फिर आपको चुप भी करा दिया। ये मेरे भाई देखो, ये सारी चीज़ें ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये एक ऐसी, ये जो बहुत बड़के मार रहे थे ना कि हम ये हो गए, हम वो हो गए हैं, वो कहते हैं ना गुरूर का सर नीचा। याद रखो, सुराही जो होती है ना, उसको झुक के पानी का गिलास भरना पड़ता है। सुराही सर निगो होकर भरा करती है पैमाना। जिन दरख्तों पे फल होते हैं ना, वो दरख्तों की टहनियाँ झुक जाती हैं। सरू का दरख्त देखा है, ऐसे तन के खड़ा होता है, कुछ नहीं उगता उसके ऊपर। तो ये जो तने होते हैं ना, खड़े हुए तन के, इनमें कुछ नहीं होता, खाली बर्तन शोर करते हैं। जो बर्तन भरे हो ना, वो फिर खनकते नहीं हैं। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। पाकिस्तान में आप देखें, इस तमाम दौरानिए में जो पाक फ़िज़ाइया, पाक फ़ौज, पाक नेवी, पाक बहरिया, इन सब ने जो है ना, वो एक बड़ा ठंडा मिजाज, बड़ा प्रोफेशनल मिजाज रखा। एक पढ़े लिखी
बातचीत की, कोई बड़के नहीं मारी, न पाकिस्तानी मीडिया चीखता चिल्लाता रहा। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें गोदी मीडिया उछलता रहा, बंदरों की तरह अजीब व गरीब बातें करता रहा। और अब वही लोग जो इतना चीख चीख के उछल उछल के चीज़ें कर रहे थे, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं, सकते की हालत में, शौक की हालत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया उनके साथ। तो देखो, इतनी बढ़के न मारा करो, इतनी बढ़के न मारा करो कि गुरूर का सर नीचा होता है। तो बाज़ तजिया निगार ये कह रहे हैं कि मोदी साहब टाइम बाय कर रहे हैं और इसके अंदर हो सकता है 11 दिन के बाद मोदी साहब कुछ बड़ा करें। हो भी सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला करने की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि वो सुबकी भी तो मिटानी है, कुछ ना कुछ तो अकम्प्लिश कर लेना है। वो इंडिया के एक जनरल साहब ने कहा कि देखो, हमने पाकिस्तान में आज तक अंदर घुस के कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ कि हमने अपने इलाके, कारगिल का ही ले ले, अपना इलाका उनसे बचाया है। हमने अपना इलाका उनसे बचाया है, और उनसे भी नहीं, वो चंद सौ गैर फौजी कारगिल में मौजूद थे और उन्होंने हमें जो है वो नाखून चबवा दिए हैं। और अब सोचे, हमने तो कभी उनके, ये इंडिया के जर्नल का मैं बता रहा हूँ आपको, जो उनका रिटायर्ड जर्नल का तज्जिया है, हमने भी उनके इलाके में घुस के कभी नहीं लड़े, हम तो अपने इलाके में ही नाखून चबाते रहे। तो सोचो कि हमारे तो अंगुश्त बदन्ना और नातिका सरबा गिरेबां रहे, हम उनके इलाके में तो कभी गए नहीं। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ करे। देखो, इस खित्ते में अमन व अमान से भी रहा जाता है। ये बात भारत की सरकार को समझने की बहुत अशद ज़रूरत है कि देखो, लकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं ना, लकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, अलग अलग होती हैं तो टूट जाती हैं। आप प्यार मोहब्बत से भी रह सकते हैं। आपने 1947 14 अगस्त को तस्लीम ही नहीं किया, मसला सारा ये है। शुरू से आपकी लीडरशिप जो है इसी चक्कर में पड़ी रही कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए और ख़ुद से जोड़ा जाए, या कम से कम बेकार कर दिया जाए, हम फिर उसके बाद ये खुश हो जाएंगे। यानी इतनी खोखली सोच इंडिया की लीडरशिप की शुरू से रही। हर एक से अड्डे, हर एक से फड्डे, हर एक को अपने नीचे दबाना, ख़ुद गुंडा बदमाश बन के आना। इस तरह की सोच से मोहब्बतें कायम नहीं होती, झगड़े ज़रूर कायम होते हैं। तो अगर हिंदुस्तान को इस इलाके में अमन व आश्ती के साथ रहना है तो फिर उसे सबके साथ प्यार मोहब्बत का व्यवहार रखना होगा। अगर इस तरह के मामले होते रहे तो अमन व आश्ती नहीं हो सकती। यानी कि आप बेसिकली इस खित्ते में दहशत गर्दी कर रहे हैं। कभी आप श्रीलंका से लड़ते हैं, कभी आप नेपाल को प्रेशराइज़ करते हैं, चाइना से आपकी बनती नहीं, पाकिस्तान से आपके अड्डे हैं, ईरान से जो लोग आए आपके पास, आपने उन्हें जलील कहा, आपके उस गोबर आर्या ने उन्हें पिक कहा। नॉनसेंस आफ्टर नॉनसेंस आफ्टर। अभी आप कुछ नहीं है तो आपका ये हाल है। अगर आप कुछ हो गए तो आप तो पता नहीं खुद को पता नहीं क्या समझने लग जाएंगे। तो देखो, पता नहीं, तुमने अपनी किताबें भी अगर पढ़ लो ना, तुम अपने वेद पढ़ लो या इस तरह की जो तुम्हारी रामायण है, महाभारत है, उसमें भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कि तुम्हारे किसी बड़ों ने इस गुरूर और तकब्बुर के साथ जो है वो मामला रखा हो। अल्लाह आसानियाँ करे सबके लिए। देखो, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या है कि सारी चीज़ें खोल के बयान की जाएं, ताकि वो जो झूठ ज़ोर ज़ोर से बोला जा रहा है उसे लोग सच मान के ना बैठ जाएं। बस, और कोई मकसद नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।